नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे आकांक्षा पारेख काशिप जी की कहानी पिघली हुई लड़की। तो आइए सुनते हैं कहानी। हर कहानी ज्यों की त्यों कहना बिल्कुल जरूरी नहीं। कुछ कहानियों को उनका रूप बदलकर कहा जाए तो ही वे जिंदगी की कहानियां लगती हैं। लेकिन किसी की जिंदगी ऐसी कहानी नहीं होनी चाहिए। कहानी पर सच्ची घटना का मुलम्मा चढ़ते ही वह कहानी झूठी हो जाती है। तो यूं समझ लीजिए कि ये एक सच्ची घटना झूठी कहानी है। अगर कहानीकार के पास कल्पना ही न हो तो फिर वह किस बात का कहानीकार। ये ऐसा मौसम था जैसा कहानियों में तो अमूमन नहीं होता। प्रेम कहानियों में तो बिल्कुल नहीं। आसमान रूठा हुआ था और धरती तप रही थी। जून का महीना शुरू हो गया था, लेकिन भ्रम दिखाने के लिए भी काले बादल दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं और रति स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। हम पानी से भरी बाल्टियां लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। रति ने बीच गली में बाल्टी रख दी और दुपट्टे से मुंह पोंछ लिया। कच्ची बस्ती के मकानों में लगभग सन्नाटा था। यूं घड़ी में 11 से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ होगा। रति बुदबुदाई, गर्मी। गर्मी कहते ही मुझे उसका छोटे रोशनदान और बिना खिड़की वाला घर याद आ गया। मैंने सोचा कि जल्दी से बारिश आए या कम से कम हवा ही चलने लगे तो रति को चैन आए। उससे गर्मियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। यह बात सिर्फ मैं जानती थी। वह अपनी बाल्टियां उठाती उससे पहले गली के मुहाने से सर्र से एक साइकिल घुसी और रति का दुपट्टा उड़ाती हुई निकल गई। साइकिल वाले ने थोड़ी दूर जाकर दुपट्टा छोड़ दिया और बिना हमारी ओर देखे आगे बढ़ गया। हमारे चेहरे पर खौफ की परछाई थी, जबकि उसकी पीठ पर खौफ लिखा नहीं था। यह डर से हमारी पहली मुठभेड़ थी। हमारी छातियां बस अभी उभरनी शुरू ही हुई थी। तब भी हम सीने को दुपट्टे से ढक कर रखते थे। पिछले महीने के बाद से ही मैंने भी गली में खेलना बिल्कुल बंद कर दिया था। रति पहले भी नहीं खेलती थी। अब रति की दिनचर्या मेरी दिनचर्या हो गई थी। शाम होते ही हम चाय के बर्तन और कप धोते, आंगन बुहारते, सूखे कपड़े उतारते, उनकी तह बनाते और दिया बत्ती होने के बाद आटा गूंदकर सब्जी छौंकने बैठ जाते। मेरे और रति के घर के बीच सिर्फ एक आंगन की दूरी थी। एक बड़े से आंगन के इर्द गिर्द 12 कमरे थे, जिसमें से एक में मैं और एक में रति का परिवार रहता था। हम दोनों की दिनचर्या में बस तभी फर्क आता था जब हम 3 दिन स्कूल जाना बिल्कुल बंद कर देते थे। हालांकि घर के बाकी काम बदस्तूर जारी रहते थे। उसमें से सिर्फ रोटी बनाना या चाय बनाने का काम हम नहीं करते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह समय फुर्सत का होता था और हम आराम कर सकते थे। उस वक्त हमको किसी दूसरे काम में लगा दिया जाता था। ज्यादातर भाई या पिता की उधड़ गई पैंट की तुरपाई, बटन टांकना या दाल चावल या गेहूं बीनना। उस वक्त तक हमें चाहत शब्द का ठीक ठीक अर्थ नहीं मालूम था। फिर भी हमारे पास चाहतों की लंबी सूची थी। हम दोनों चाहते थे कि तुरपाई करने वाले या अनाज साफ करने वाले हमारे दिन साथ आएं। हम दोनों के पास अपनी अपनी साइकिलें हों जिसमें घंटी लगी हो और हम पूरे मोहल्ले में घंटी बजाते हुए साइकिल चलाएं। जब बारिश हो तो हम बिना दुपट्टा ओढ़े बारिश में भीगें और गीले बालों को सूखने तक खुला ही छोड़ दें। फिर भी हमें अपने जीवन से असंतुष्टि नहीं थी। हम बर्तन मांजकर, खाना बनाकर, गर्मी में भी उमस वाले कमरे में सोकर खुश थे। भरी गर्मियों में जब सब लोग बाहर आंगन में सोते थे, तब भी हमें आंगन में सोने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि आंगन खुला था और हमारी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं ले सकता था। मेरी बड़ी बहन और मैं कमरे में ही सोते थे। इसी तरह रति भी अकेले कमरे में सोती थी और उसके दोनों छोटे भाई, पिता और उसकी माँ बाहर सोते थे। मोहल्ले से बाहर हमने सिर्फ एक चीज देखी थी, अपना स्कूल। रति के सबसे पसंदीदा मौसम ने गली को कीचड़ से भर दिया था। कोने पर भैंस के तबेले से अचानक तीखी महक उठने लगी थी।
पानी ने शायद गोबर की बास को भड़का दिया था। हम स्कूल से लौट रहे थे। रति अपना चेहरा बार बार उठा देती थी। उसको देखकर लग रहा था कि वह अपने फेफड़े में सारी हवा भर लेना चाहती है, ताकि रात में वह यह ताज़ा हवा उस छोटे से कमरे में छोड़ दे, ताकि उमस में फिर से हवा की ठंडक को दोबारा महसूस किया जा सके। मैंने उसे लगभग धकेला, क्योंकि 5 मिनट की देरी पर भी हमें बताना पड़ता था कि हम कहाँ रह गए थे। रति पता नहीं क्यों आज कुछ ज्यादा ही बेफिक्र हो रही थी। हम समझ पाते उससे पहले पीछे से तेजी से साइकिल आई और रति के नितंब दबाकर आगे बढ़ गई। रति ने पीछे मुड़कर अपनी कमर के नीचे देखा। सिवाय कीचड़ के छींटों के वहां कुछ नहीं था। बचकर चलने पर भी चप्पल छींटे उड़ा रही थी। स्कूल की सफेद सलवार पर छोटी छोटी काली बूंदकियां उभर आई थीं। दाग तो दाग ही होते हैं, चाहे कपड़े पर पड़े या मन पर। बारिश की बूंदों ने रति की आंखों में ठिकाना बना लिया। हम ठगे से खड़े रह गए। बेबसी से यह हमारी पहली मुठभेड़ थी, जबकि हम इतने भी बेबस नहीं थे कि एक साइकिल को दौड़कर पकड़ न सकते हों। लेकिन कोई देख लेता या घर पर पता चलता तो हम क्या कहते। इसी बेबसी ने हमें रोक लिया। उसके बाद बेबसी हमारे चेहरे का स्थायी भाव बन गई। हम जितना हो सकता था उतना तेज चलते और स्कूल पहुंच जाते। बेबसी का आलम यह था कि अब हम बेर या कैथा लेने के लिए भी स्कूल से बाहर नहीं निकलते थे। छुट्टी का घंटा बजते ही तेजी से भाग लेते। सहेलियां हमारी पहले भी बहुत नहीं थी। जो थी, अब हम उनसे बात करने के लिए भी नहीं रुकते थे। पूरे दिन में बस स्कूल का ही एक वक्त था जब हम खुलकर सांस ले पाते थे, लेकिन अब उस पर भी असर पड़ने लगा था। कई बार हमें क्लास में बैठे बैठे लगने लगता था कि हमारे ठीक पीछे कोई साइकिल लेकर खड़ा है। हमारी बातचीत से अब छत पर अकेले जाने की, आंगन में सोने की, साइकिल पर घूमने की ख्वाहिशें विदा लेने लगी थीं। रास्ते पर चलते वक्त हम हर साइकिल सवार को शक की नज़र से देखते थे और साइकिल देखते ही दूर से सतर्क हो जाते थे। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि एक कोने में सुरक्षित बैठे रहें, भले ही वहां हवा ना आए और उमस हो। हमने उमस से नाराज होना छोड़ दिया था। पसीना पोंछना आंसू पोंछने से कहीं आसान था। धीरे धीरे हम बदल रहे थे। हमें देख देख कर मौसम ने भी बदलना शुरू कर दिया था। अब हमारी छातियों पर स्वेटर का कवच आ गया था। यह अच्छी बात थी कि अब हमारे दुपट्टे लापरवाह हो सकते थे। बहुत दिन बीत गए तो हम भी लापरवाह हो गए। साइकिल हमारे जहन से धीरे धीरे धुंधली होने लगी। छमाही परीक्षा में रति इस बार चौथे नंबर पर आई थी। रति मेरी बहन को यह बात बताने को बेताब थी। मेरी बहन उसे पढ़ाती थी, इसलिए यह खुशी उसकी भी खुशी थी। रति यह खुशी अपने घर में किसी से नहीं बांट सकती थी, क्योंकि घर में किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वह क्लास में किस नंबर पर है। वह स्कूल भी सिर्फ इसलिए जा पा रही थी कि मेरे माता पिता ने उसके पिता को समझाया था कि सरकारी स्कूल में ज़्यादा पैसा नहीं लगता और फिर मेरा साथ है, तब तक रति को भी स्कूल में जाने दें। मेरे पिता ने कहा था, जिस दिन रति फेल हो जाएगी उस दिन स्कूल से नाम कटा दीजिएगा। यही कारण था कि रति फेल नहीं होना चाहती थी। रति और मैं सुबह और सांझ की तरह लगते थे। एक बार हमारी क्लास की एक लड़की ने बताया था कि उसका भाई हमें श्वेत श्याम पिक्चर बुलाता है। उसका भाई रोज उसे स्कूल से लेने आता था और हमें अक्सर स्कूल के गेट पर मिल जाया करता था। हम दोनों सिर्फ मुस्कुराए थे और उससे यह भी नहीं पूछ सके थे कि वह सीधे गोरी काली क्यों नहीं कह देता। शायद उस दिन हमने पहली बार गौर किया था कि रति कुछ ज्यादा ही उजली है। उसकी नाक तीखी है और वह वाकई सुंदर दिखती है। उस दिन हमने पहली बार सुंदरता पर बात की और हमें लगा कि वातावरण वाकई सुंदर हो गया है। रति ने बताया कि ठंड में यदि रात में मलाई लगाकर सो जाओ तो सुबह त्वचा बहुत मुलायम हो जाती है। मैं जब तक उससे पूछ पाती कि ये उसे किसने बताया,
उससे पहले दो लोग तेजी से हमारी तरफ बढ़े। एक ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और दूसरे ने बिजली की फुर्ती से रति के मुलायम होठों को लगभग चबा लिया। रति की सांस इतनी तेज चल रही थी कि मैं जमीन पर गिरे होने के बावजूद उसे महसूस कर सकती थी। स्वेटर पहने होने के बाद भी मेरी कोहनी छिल गई थी। हम उस लड़के को देखकर सकते में आ गए। यह वही था, श्वेत श्याम वाला। हम कुछ समझ पाते उससे पहले वो दोनों अंधेरे में गुम हो गए। अंधेरे ने हमारे समूचे वजूद को कब्जे में ले लिया था। हमें लगने लगा था अब अंधकार ही हमारा वजूद है। मैंने अपने कपड़े झाड़े और रति का हाथ पकड़ लिया। उसकी घुटी सी चीख निकली और वह मुझसे लिपट गई। हमने खुद को सामान्य किया और धीरे धीरे चल दिए। मैंने रति से पूछा कि क्या इस बारे में घर पर किसी को बताया जाए। रति ने इनकार में सिर हिला दिया। वह जानती थी कि इसका सीधा सा मतलब स्कूल छुड़ा देना होगा। रति नहीं चाहती थी कि उस लड़की को भी बताया जाए कि उसका भाई ऐसी हरकत करता है। बात का बतंगड़ बन जाने से रति को हमेशा डर लगता था। रति के लाख मना करने के बाद भी मैंने 3-4 दिन बाद अपनी बहन को गर्मी से लेकर सर्दी तक की घटना बता ही दी। मुझे हमेशा लगता था कि उसके पास हर बात का जवाब है और वही है जो मुझे हर स्थिति से बाहर ले आएगी। वह हमारे घर में इकलौती थी जो पिता से पैसों का हिसाब मांग लेती थी। वह कॉलेज में पढ़ रही थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस निकालती थी। घर के खर्च का हिसाब भी वही रखती थी। मैं पढ़ने में अच्छी नहीं थी, फिर भी वही थी जो माँ को समझाए हुए थी कि जब तक पास होती रहे स्कूल मत छुड़ाओ। मुझे वह दुनिया की सबसे आत्मविश्वासी लड़की लगती थी जो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उस दिन मैंने उसकी आंखों में भी डर के बादल देखे। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा, तुझे तो कुछ नहीं किया ना? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। फिर भी उसके चेहरे पर राहत के भाव नहीं आए। अगले दिन से वह हमें स्कूल छोड़ने जाने लगी और मेरे चचेरे भाई को ताकीद की कि वो हम दोनों को स्कूल से ले आया करे, क्योंकि आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है। भाई के स्कूल से लेने आने के कारण हमारी आज़ादी में खलल पड़ता था, लेकिन इसके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। या ऐसा हो सकता है कि उन दिनों हमने कोई और रास्ता अख्तियार करने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ा जिस पर हमें चला दिया गया। हालांकि अब शाम जरा देर से ढलने लगी थी, लेकिन फिर भी एक बार भाई का स्कूल लेने आने का नियम बन गया तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। परीक्षाएं सिर पर थीं और हम मेहनत कर रहे थे, क्योंकि मुझे पास होना था और रति को इस बार पहले नंबर पर आना था। धीरे धीरे परीक्षाएं बीतती जा रही थीं। एक दिन ऐसा भी आया जब हम सब 2 महीने के लिए फिर बिछड़ जाने वाले थे। जिस मौसम से रति सबसे ज्यादा नफरत करती थी वह फिर शुरू होने लगा था। सब कहते थे इस बार अप्रैल से ही इतनी गर्मी पड़ने लगी। हम 2 महीने की ऊब से बचने के रास्ते खोज रहे थे। हमारे पास ही रहने वाली विनीता ने बताया कि वो इस बार सिलाई सीखेगी। हमें जैसे मन की मुराद मिल गई। रति ने सुझाया कि हम भी विनीता के साथ ही सिलाई सीखने चलेंगे, ताकि कुछ देर तो घर से बाहर रहा जा सके। हम जानते थे कि सिलाई स्कूल कॉलोनी में है और कॉलोनी के घरों में तो कूलर भी होता है। अभी हमें तीसरा दिन ही था कि वही लड़का ठीक हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने बिना लाग लपेट कहा कि वो रति से प्यार करता है और शादी करना चाहता है। रति वहीं खड़ी रही। उसने रति के हाथ में एक पुर्जा थमा दिया। पुर्जा मैंने पढ़ा। कुछ अनगढ़ सी शायरी और बेतरतीब भाषा में लिखा हुआ था कि यदि रति नहीं मानी तो वह खुदकुशी कर लेगा। उसके बाद यह रोज का क्रम बन गया। वह आता और एक पुर्जा रति को थमाकर चल देता। हम ठीक ठीक तय नहीं कर पा रहे थे कि इस स्थिति में क्या करें। पहले तो हम डरे, लेकिन इस बार रति ने तय कर लिया था कि वो सिलाई स्कूल नहीं छोड़ेगी। महीना लगभग खत्म हो रहा था और वह लड़का रोज एक पुर्जा पकड़ा देता था। उस दिन पता नहीं क्या हुआ,
कि रति ने उसके चेहरे पर कस के एक तमाचा जड़ा और पुर्जा उसके सामने ही फाड़कर फेंक दिया। हम तेज कदमों से सिलाई स्कूल में दाखिल हो गए। रति उस दिन बहुत अनमनी रही। मैडम ने उसकी तारीफ भी की कि उसके हाथ में सफाई है और वह तेजी से सीख रही है। 1.5 घंटे बाद हम निकले तो सूरज अपनी पूरी तेजी के साथ चमक रहा था। हमने अपने सिर दुपट्टे से ढक लिए थे। मई में 11 बजे की गर्मी भी चुभती सी लग रही थी। कूलर की ठंडक के कुछ कतरे अभी भी हमसे चिपके हुए थे। रति ने धीरे से बस इतना ही कहा कि आज शाम वो अपने पिता को इस लड़के के बारे में बताएगी। मैंने उसे याद दिलाया कि हो सकता है इस वजह से उसका सिलाई सीखना और बाद में स्कूल भी बंद हो जाए। रति कुछ नहीं बोली और चुपचाप चलती रही। हमने दुपट्टे जरा और सरकाकर आंख तक कर लिए थे ताकि आंखों पर चमक न पड़े। अचानक मुझे गर्मी की जलन से अलग कुछ महसूस हुआ। मैं समझूं उससे पहले ही मेरा पैर बुरी तरह जलने लगा और मुझे इतनी भयानक चीख सुनाई पड़ी कि मेरा दिल दहल गया। मेरी नजरों के सामने रति एक तरफ से मोम की तरह पिघल रही थी। उसे देखते हुए मैं तय नहीं कर पा रही थी कि वह चीखते हुए पिघल रही है या पिघलते हुए चीख रही है। मेरा पैर बुरी तरह जल रहा था। रति के बाल, पलकें, कान और कुर्ता जैसे लग रहा था नीचे टपकने को तैयार है। हम बीच सड़क पर थे। मेरे नथुनों में जैसे कुछ भर गया था। मुझे बस इतना याद है कि मैंने सड़क पर ही उल्टी की, चिल्लाई और गिर गई। जब मेरी बेहोशी टूटी तो मैंने खुद को बहुत सारे लोगों से घिरा पाया। किसी ने आवाज दी, होश आ गया। मैंने आंखें खोली, पैर पर मोटी पट्टी बंधी थी। मेरी बहन मेरे पास दौड़ी और सिर पर हाथ फेर दिया। मुझे लगा कि अब मां मुझे मारेगी क्योंकि मैंने सिलाई स्कूल जाने की जिद की थी। पर मेरी आशंका के विपरीत वो रो रही थी। वो किसी से कह रही थी, गरीब आदमी के पास होता क्या है, भगवान ने लड़की को बचा लिया। अगर चेहरा बिगड़ जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। उनका इतना सुनते ही रति की मां बुक्का फाड़कर रो दी थी। किसी ने बहुत रौब से कहा, भीड़ मत लगाइए, लड़की का स्टेटमेंट लेना है। मेरी बहन ने पानी पिलाने और कपड़े ठीक करने के नाम पर उनसे सिर्फ 5 मिनट मांगे। वो लगभग मुझ पर झुक गई और कान में पूछा कि क्या मैं तेजाब फेंकने वाले लड़के को पहचानती हूं। मेरे हां कहने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि पुलिस जो भी पूछे, मुझे हर सवाल के जवाब में इनकार ही करना है, चाहे कुछ भी पूछे। उसने चाहे कुछ भी पूछे पर जोर दिया। लोगों की बातचीत से मुझे यह समझ आ रहा था कि किसी ने रति पर तेजाब फेंक दिया है। तेजाब यानी H2SO4। मेरे दिमाग में महीने भर पहले की घटना कौंध गई, जब बहन मुझे HCl और H2SO4 के फॉर्मूले और उसके बारे में रटवा रही थी। H2SO4 जो कार की बैटरी में होता है, उसी ने मुझे बताया था, यदि चमड़ी पर गिर जाए तो बुरी तरह जला देता है। ओह रति, मैं रो पड़ी। वह घबरा गई और उसने मुझे चुप कराया। मां दौड़कर मेरे पास आ गई। बहन घबराकर बोली कि पैर दर्द करता है क्या? मैंने अपना मुंह फेर लिया। हर बात से मुंह फेरने के अभ्यास के क्रम में यह मेरा पहला प्रयास था। हमें जितना लगता था हमारे घर वाले उतने बुरे नहीं थे। मां अब मुझसे बैठे रहकर किए जाने वाले काम भी नहीं कराती थी। रति अभी अस्पताल में ही थी और उसे आने में अभी और वक्त था। साल भर में हमारी जिंदगी इतनी बदल गई थी। पिछली मई में हम गर्मी से परेशानी की बातें किया करते थे, आंगन में सोना चाहते थे, कूलर की ठंडक की कल्पना करते थे। लेकिन इस मई में रति किसी ठंडे कमरे में भी मछली सी तड़पती रहती है। रति की मां की आवाज अब मुझे कहीं दूर दुनिया से आती हुई लगती थी। उन्होंने मां को बताया था कि उसे इतना दर्द होता है कि सो नहीं पाती। मैं दौड़कर रति के पास जाना चाहती थी, लेकिन दौड़ना तो दूर, मैं चल भी नहीं सकती थी। जब मेरा पैर मुझे दहकता सा लगता
तो मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकती थी कि रति कैसा महसूस करती होगी। जुलाई बीतने को था, लेकिन रति अस्पताल से नहीं आई थी। बारिश की बूंदें भी अब मुझे खुशी नहीं देती थी। मेरी पट्टी उतर गई थी, लेकिन नई खाल नाजुक थी और मुझे उसे बचाकर चलना था। माँ पैर में एक पुराना दुपट्टा डाल देती थी ताकि उस पर मक्खियां न बैठें। मुझे स्कूल छूट जाने का कोई खास दुख नहीं था। मैं सिर्फ रति के लिए दुखी थी कि उसका स्कूल छूट रहा था। अब मैं धीरे धीरे चलने लगी थी। पैर के अंगूठे का घाव पूरी तरह भर गया था। टखने के आसपास खाल सिकुड़ गई थी, जैसे किसी ने बिना झटकारे गीले कपड़े को सुखा दिया हो। बहन ने बताया कि दिवाली से पहले रति भी घर आ जाएगी, लेकिन दिवाली के बाद वो लोग किसी दूसरी जगह रहने चले जाएंगे, क्योंकि रति के पिता नहीं चाहते थे कि वे लोग अब इस मोहल्ले में रहें। मुझे अकबर और बीरबल की वह कहानी याद आ गई, जिसमें अकबर बीरबल को कहता है कि एक ऐसा वाक्य कहो जिसमें सुख और दुख दोनों हों। बीरबल कहता है, यह वक्त बीत जाएगा। वक्त बीतना था सो बीत गया। सुबह मुझे पता चला कि रात ही रति अस्पताल से आ गई है। मैं खुशी से उसे गले लगा लेना चाहती थी। मैं उससे लिपट जाना चाहती थी। मैं पहुंची तो रति पलंग पर बैठी हुई थी। उसके बाल लड़कों की तरह कटे हुए थे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में सिर्फ हम दोनों थे। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। उसका यही स्नेह पाने के लिए मैं कब से तरस रही थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने सिर्फ इतना ही पूछा कि मैंने पुलिस से झूठ क्यों बोला कि मैं तेजाब फेंकने वाले लड़के को नहीं जानती। मैंने सच सच बता दिया कि दीदी ने मना किया। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि यदि मैं बता देती तो हो सकता था उस लड़के को सजा हो जाती। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरे पैर के बारे में पूछा तो बदले में मैंने अपना पैर आगे बढ़ाकर बताया कि बहुत दर्द होता है, और उसे अपनी सिकुड़ी हुई खाल दिखाने के लिए पैर आगे बढ़ा दिया। वह एक झटके से मुड़ी और बोली, मुझसे ज्यादा दर्द होता है। उसकी दाईं आंख में सिर्फ एक गड्ढा था। दायां होंठ अजीब सा फूल गया था और कान की लवें गायब थीं। उसके बाल थे ही नहीं और एक तरफ की नाक अजीब सी होकर सिकुड़ गई थी। गर्दन की चमड़ी मेरे पैर की चमड़ी से ज्यादा सिकुड़ गई थी। वह इतनी तेजी से पलटी कि मैं पीछे की ओर गिर गई और मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसकी बाईं आंख में गुस्सा था और बायां होंठ फड़फड़ा रहा था। वह अर्ध नारीश्वर की तरह दो तरह की लग रही थी। उसका बायां हिस्सा अभी भी उतना ही कोमल और सुंदर था, लेकिन दाएं हिस्से पर जैसे बिजली गिर गई थी। वह लगातार सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, मुझसे ज्यादा दर्द होता है क्या? रति ने हालांकि अपना बयान दर्ज कराया था, लेकिन यदि मैं भी उस लड़के के बारे में बताती तो केस मजबूत हो सकता था। वह मेरी रति से अंतिम मुलाकात थी। उसके जाने के बाद मुझे किसी मौसम से शिकायत नहीं रह गई थी। दरअसल मुझे किसी बात से ही शिकायत खत्म हो गई थी, लेकिन जब भी मौसम बदलता मैं उसे याद जरूर करती थी। रति जिस दिन जा रही थी मुझे तेज बुखार था। मैंने दरवाजे से झांक कर सिर्फ उसकी एक झलक देखी थी। उसने खुद को सफेद दुपट्टे से ढक रखा था। मेरी उम्मीद के विपरीत वह हमारे दरवाजे की तरफ देखे बिना चली गई। अब मैं थोड़ा थोड़ा बाहर जाने लगी थी। दीदी ने वादा किया था कि वह मुझे रति से मिलाने ले जाएंगी, लेकिन परीक्षा के बाद। उस दिन पढ़ाते हुए वह मुझे निर्वात यानी वैक्यूम के बारे में पढ़ा रही थी। उसके बार बार समझाने पर भी मैं समझ नहीं पा रही थी। उसने एक बार फिर बताया, जब आकाश के किसी आयतन में कोई पदार्थ नहीं होता तो कहा जाता है कि वह आयतन निर्वात यानी वैक्यूम है। निर्वात की स्थिति में गैसीय दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत कम होता है। वह आगे कुछ कहती उससे पहले ही माँ ने आकर बहन से कहा, देख बबली, हम सोचते ही रह गए कि रति से एक बार मिल आएंगे, लेकिन वे सब लोग तो रति के मामा के पास आगरे चले गए।
माँ का इतना कहना था कि मुझे अचानक निर्वात की परिभाषा समझ आ गई। मुझे विज्ञान से नफरत हो गई थी, जिसमें H2SO4 जैसे फॉर्मूले और वैक्यूम जैसी परिभाषाएं थीं। अब मुझे H2SO4 का फॉर्मूला बस तभी याद आता था जब मैं अपना पैर देखती थी, और पैर देखने पर मुझे एक पिघली हुई लड़की याद आ जाती थी। मुझे अब पैर में दर्द नहीं होता था, लेकिन दिल में स्थायी रूप से दर्द रहने लगा था। मैंने उन तमाम रास्तों पर जाकर रति से अपने झूठ के लिए माफी मांग ली थी, जहां कहीं भी कभी मैं उसके साथ गई थी, लेकिन दर्द था कि खत्म ही नहीं होता था। उसके बाद 2 साल और हम उस मोहल्ले में रहे, पर मैंने फिर कभी उस लड़के को नहीं देखा। मैं सोचती रहती थी कि यदि वह मुझे मिलेगा तो मैं दौड़कर उसे पकड़ लूंगी और पुलिस के हवाले कर दूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिन बीतते गए और मैंने एमए कर लिया। मुझे न वो लड़का मिला था, न वो लड़की, जिसकी वजह से मेरे दिल में हमेशा दर्द रहता था। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। तभी जैसे चमत्कार हुआ और बाजार में चलते हुए जैसे मैंने महसूस किया कि मेरे आगे रति चल रही है। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए और उसे पकड़ लिया। रति, मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला। वह थोड़ी देर देखती रही और उसने मुस्कुराकर कहा, राखी। उसके मुस्कुराकर राखी पूछने भर से मैंने महसूस किया कि मेरे दिल का दर्द ठीक हो गया है। उसकी गोद में एक गदबदी बच्ची थी जो टुकुर टुकुर मुझे ताक रही थी। रति ने बच्ची की ओर देखकर कहा, गिन्नी देखो, राखी मौसी। उसके मौसी कहने से रहा सहा बोझ भी जैसे उतर गया और मैं फूल सी हल्की हो गई। हम देर तक एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे। अब हमें अंधेरा हो जाने या देर हो जाने का भी डर नहीं था। उसने पर्स से अपना टैब निकालकर मुझे अपने और पति के फोटो दिखाए। उसके मामा के दफ्तर में काम करने वाले किसी अधिकारी के विकलांग बेटे के लिए उन्हें कोई ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसे ठीक से रख सके। लड़का पढ़ा लिखा था और अमेरिका में नौकरी कर रहा था। एक दुर्घटना में उसके दोनों पैर खराब हो गए थे। वो लोग रति से शादी के लिए फौरन तैयार हो गए, पर रति व्हील चेयर पर रहने वाले लड़के के लिए मन से तैयार नहीं थी। रति की आवाज रुंध गई जब वह बता रही थी कि माँ ने उससे कहा था कि गरीब परिवार की लड़कियां अच्छे परिवार में ब्याह जाएं तो ही किस्मत होती है। फिर यहाँ तो सब पढ़े लिखे हैं, लड़का अमेरिका में है। इससे ज्यादा रति अपनी किस्मत से और क्या चाहती है? रति के मामा ने तो यहां तक कह दिया कि इस चेहरे के बाद भी वो लोग रति से शादी कर रहे हैं तो वो लोग महान हैं। गिन्नी सोफे पर ही सो गई थी। मैंने हिम्मत कर पूछा कि उसने मुझे लड़के को न पहचानने के लिए माफ किया या नहीं। वो हंस दी। उसने डोसे का आखिरी कौर मुंह में डाला और बोली, अब इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।